नमस्कार दोस्तों, आपका ट्रेंड एजुकेशन पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो वीडियो है वो हमारी है राजस्थान के अफवाह तंत्र पर, यानी कि नदियों पर, जो कि जिसका अंतिम चरण चल रहा है। अंत स्थलीयकरण भी कहा जा सकता है इसे, या आंतरिक प्रवाह तंत्र की प्रणाली भी कहा जा सकता है। हमने बंगाल की खाड़ी, अरब सागर का जो तंत्र पढ़ा था, उसी तरीके से आंतरिक प्रवाह तंत्र या अंत स्थलीयकरण तंत्र भी है, जिसमें देखिए हम आपको बताते हैं इसके अंतर्गत ऐसी नदियां आती है जो कि समुद्र में नहीं मिलती, अपितु वो किसी झील या मरुभूमि में जाकर के समाहित हो जाती है या विलुप्त हो जाती है। उन्हीं नदियों को हम आंतरिक प्रवाह तंत्र या अंतस्थलीयकरण के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो देखिए अंतस्थलीयकरण या आंतरिक प्रवाह तंत्र कितने भूभाग पर देखा जा सकता है, तो इसका जवाब है आपके पास 60.5% भाग पर इसको देखा जा सकता है। भारत में अधिकांश राजस्थान में आंतरिक प्रवाह तंत्र में को देखा जा सकता है, यानी कि आंतरिक जो मरुभूमि में विलुप्त हो जाती है या भूमिगत हो जाती है, ऐसी नदियां ज्यादातर राजस्थान में ही आपको देखने को मिलेगी। इसलिए सर्वाधिक भाग 60.5 भाग आपको राजस्थान में मिलता है। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं, जो जम्मू कश्मीर में आंशिक रूप से आंतरिक प्रवाह नदी यानी कि अंतस्थलीयकरण नदियों को देखा जा सकता है। हमने देखा कि आंतरिक जो प्रवाह प्रणाली है, ये अधिकांश प्रणाली जो है वो मरुभूमि में विलुप्त हो जाती है, यानी कि इसमें जितनी भी हम नदियां पढ़ेंगे वो सब मरुभूमि में विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है, यानी कि प्रवाहित होती होती बहती हुई विलुप्त हो जाती है। जिसमें देखिए हमने कुछ नदियां बता रखी है, इसमें ये मोस्ट नदियां हैं जो आंतरिक प्रवाह नदियों का एक भाग माना जा सकता है इसको। जैसे जो आपकी पहली नदी जो है वो है घग्गर नदी, काकने, इसे काकनी नदी के नाम से भी जाना जाता है, कातली नदी, साबी नदी, रूपाले नदी, मेड़ा नदी, रूपगढ़ नदी, खारी नदी, खंडेल नदी और मेंथा नदी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है वो है घग्गर नदी, जो कि राजस्थान की मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये राजस्थान की आंतरिक प्रवाह तंत्र का एक अभिन्न हिस्सा है, जो कि घग्गर नदी है। इसको हम विस्तृत जानकारी के साथ अध्ययन करते हैं। तो देखिए चलते हैं घग्गर नदी की ओर। घग्गर नदी जो है वैदिक काल में 2200 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं मैं। वैदिक काल में एक सरस्वती नाम की एक नदी बहा करती थी, जो अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण वह धीरे धीरे विलुप्त हो गई, यानी कि वह मरुभूमि में समाहित हो गई, या वह आंतरिक या मरुभूमि में यानी कि धरती में आंतरिक प्रवाहित रूप से बह रही है। तो उसी सरस्वती नदी के जो 2200 साल पहले अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण जो सूख गई थी, उसी के अवशेष के रूप में भी माना गया है घग्गर नदी को। किसको माना गया है? घग्गर नदी को कहा जाता है कि यह अवशेष भी है और वर्तमान में उसी स्थान पर प्रवाहित है। यानी कि जो वर्तमान है वैदिक काल की, जिसे वैदिक काल की सरस्वती जिसे कहा जाता है, उसको घग्गर नदी को ही कहा जाता है। तो एक इसका उपनाम भी है वैदिक काल की सरस्वती नदी। तो ये जो घग्गर नदी है, इसी कारण से इसको सरस्वती नदी के नाम से जाना गया है। इसके अन्य और भी प्रमुख नाम है, जैसे कि आप देखिए वैदिक काल की सरस्वती हमने देखा भी, सोत है, मृत नदी है, इसीलिए इसको राजस्थान की मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। घग्गर नदी को द्रश्वती है, नरवाली है, हकरा जो नाम है ये राजस्थान में, भारत में इसको इस नाम से नहीं जाना जाता है। घग्गर नदी को हकरा नाम पाकिस्तान में दिया गया है, यानी कि हकरा नाम पाकिस्तान से जाना जाता है इसको। घग्गर नदी का नाम पाकिस्तान में क्या हो जाता है? हकरा नदी। ठीक है। देखिए अभी हमने घग्गर नदी के उपनामों के बारे में चर्चा की, जिसमें वैदिक काल की सरस्वती और राजस्थान की मृत नदी के नाम से इसको जाना जाता है। बहुत सी बार पूछ लिए गए, तो आपको यही ध्यान में रखना होगा। अब चलते हैं हम घग्गर नदी के उद्गम की ओर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये राजस्थान का मानचित्र थोड़ा समझने के लिए बनाया है। ये जैसा आप देख पा रहे हो, ये राजस्थान का मानचित्र है। अब हम घग्गर नदी के उद्गम की ओर चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पर्वत श्रेणी है, उस शिवालिक पर्वत श्रेणी में एक पहाड़ी है जिसे कालका पहाड़ी के नाम से जाना जाता है, और वहां उसी पहाड़ी से इस घग्गर नदी का उद्गम होता है। किस नदी का उद्गम होता है? घग्गर नदी का। तो आपको ध्यान में रखना है, हिमाचल प्रदेश की शिवालिक पर्वत श्रेणी के कालका पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी, ये मैं आपको लिख देता हूं,
कालका पहाड़ी। कालका पहाड़ी है, इस कालका पहाड़ी से घग्गर नदी का उद्गम होता है और जहां से इसका उद्गम हुआ है कालका पहाड़ी पर कालका मंदिर भी बना हुआ है। तो देखिए ये इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश से शिवालिक पर्वत श्रेणी की कालका पहाड़ी से होते हुए इस नदी का उद्गम होता है। और ये जो घग्गर नदी है, ये घग्गर नदी ये पंजाब होती हुई हरियाणा पहुंचती है और हरियाणा से राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, ये राजस्थान में प्रवेश कर रही है आपकी घग्गर नदी। ठीक है, तो आपने देखा इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश की कालका पहाड़ी से होता है और ये पंजाब होती हुई हरियाणा पहुंचती है और हरियाणा के बाद राजस्थान में प्रवेश करती है। सवाल यहां पर भी एक आपका बनता है, आपका प्रश्न बनता है कि राजस्थान में घग्गर नदी कहां से प्रवेश करती है। तो देखिए ये यहां पर आपकी घग्गर नदी यहां पर आपकी प्रवेश कर रही है। ठीक है, और ये कौन सा जिला है वो राजस्थान का जहां से घग्गर नदी प्रवेश करती है, वो आपका है हनुमानगढ़। कौन सा जिला है? हनुमानगढ़ जिला है। और कौन सी तहसील लगती है? टिब्बी तहसील लगती है। ये आपकी टिब्बी तहसील। गांव कौन सा है? तलवाड़ा गांव। ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है कि घग्गर नदी कहां से प्रवेश करती है राजस्थान में, हनुमानगढ़ जिले से, तहसील टिब्बी ध्यान रखनी है। उसी के साथ में आपको गांव ध्यान में रखना है, तलवाड़ा गांव से ये राजस्थान में प्रवेश करती है घग्गर नदी। ठीक है, तो देखिए घग्गर नदी कितनी आगे जाती है राजस्थान में, ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है वर्षा के ऊपर कि वर्षा कितनी हो रही है, तभी ये घग्गर नदी और आगे पहुंच पाती है। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये आपकी घग्गर नदी ये आगे बढ़ चुकी है। ठीक है, ये घग्गर नदी अत्यधिक बारिश होने के बाद इसका ये पता नहीं लग पाता कि ये घग्गर नदी कहां तक पहुंचेगी और कहां तक या कौन से स्थान पर विलुप्त हो जाएगी। लेकिन हमने जैसा पढ़ा है कि ये जैसे कि घग्गर नदी का उद्गम होता है पंजाब हरियाणा होते हुए राजस्थान में हनुमानगढ़ टिब्बी तहसील तलवाड़ा गांव में प्रवेश करती है, तो ये विलुप्त कहां पर होती है? तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है राजस्थान में तो एक दुर्ग आता है जो कि हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और इतिहास की दृष्टि से भटनेर दुर्ग को बहुत सी बार पूछा गया है और पूछा जाएगा कि ये आपका यहाँ पर देखिए हमने भटनेर दुर्ग बना रखा है, दुर्ग का निर्माण किया हुआ है यहाँ पर भी एक छोटा सा, तो ये आपका भटनेर दुर्ग है, भटनेर दुर्ग। ठीक है, इस भटनेर दुर्ग तक आती आती घग्गर नदी विलुप्त हो जाती है। यानी कि विलुप्त कहां पर होती है? हनुमानगढ़ में भटनेर दुर्ग के पास में घग्गर नदी विलुप्त हो जाती है। आंतरिक में यानी कि अंदर प्रवाहित होती है या विलुप्त हो जाती है पूर्ण रूप से। वो कौन सा दुर्ग है? भटनेर दुर्ग को आपको ध्यान में रखना है, जिसका संबंध घग्गर नदी से है, किनारे पर ही है। तो यहां पर ये विलुप्त हो गई। अब ये जैसा कि हम थोड़ा सा इसकी ओर भी ध्यान आकर्षित करते हैं, ये जो भटनेर दुर्ग है ये भाटी शासकों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, शासक कौन सा था? भूपत। 288 सन में 288 सन में इसका निर्माण कराया गया था। फिर वो बाकी इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो भटनेर दुर्ग का निर्माण भाटी शासकों के द्वारा भूपत के द्वारा सन 288 में करवाया गया। ठीक है, विलुप्त कहां पर होती है घग्गर नदी? आपको ध्यान में रखना है भटनेर दुर्ग के यहां पर। जब घग्गर नदी का जल स्तर बढ़ता है तो ये श्री गंगानगर में प्रवेश कर जाती है। वहां पर दो नगर है, सूरतगढ़ होती हुई अनूपगढ़ पहुंच जाती है। अत्यधिक वर्षा में जब इसका जल स्तर बढ़ता है तो सूरतगढ़ से अनूपगढ़ पहुंच जाती है और उसके बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। यानी कि ये एक अंतरराष्ट्रीय नदी भी इसको कहा जाता है। तो कहां पर प्रवेश कर जाती है? पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, तो ये पाक में प्रवेश कर जाती है, पाकिस्तान में। ठीक है, यहां पर कौन सा जिला है? तो ये देखिए पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान में प्रवेश कर गई। वो कौन सा जिला है और कहां तक इसका पानी पहुंच पाता है? तो ये एक बहावलपुर है, बहावलपुर जिला है पाकिस्तान में, जहां पर एक स्थान है जिसे पोर्ट अब्बास के नाम से जाना जाता है। पोर्ट अब्बास के नाम से जानते हैं इस जिले को। ठीक है, इस स्थान तक बहावलपुर
बहावलपुर जिले के पोर्ट अब्बास नामक स्थान तक जब घग्गर नदी का जलस्तर बढ़ जाता है तो पाकिस्तान में प्रवेश करके बहावलपुर जिला पोर्ट अब्बास में इसका पानी पहुंच जाता है। ठीक है, और पाकिस्तान में इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? हकरा नदी के नाम से। हकरा नदी के नाम से जाना जाता है घग्गर नदी को पाकिस्तान में। ठीक, एक सूरतगढ़ है, हनुमानगढ़ है और एक अनूप, ये तीन जो गढ़ है यानी कि कस्बे हैं, सूरतगढ़, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़, ये तीनों कस्बे जो है या इनको नगर भी कहा जा सकता है, ये कहां पर और किसके किनारे बसे हुए हैं? घग्गर नदी के किनारे बसे हुए। घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है ये आपका हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और सूरतगढ़, ये घग्गर नदी के किनारे पर बसे हुए नगर है। तो आप ये भी ध्यान में रखना कि राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे पर कौन से शहर या कौन से कस्बे बसे हुए हैं, तो सूरतगढ़ है, हनुमानगढ़ है और अनूपगढ़ है। तो देखिए, हम घग्गर नदी के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। पहला आपका जो पॉइंट है, श्री गंगानगर जिले में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी है, यानी कि श्री गंगानगर जिले में केवल एक ही नदी प्रवाहित होती है, वो भी वो नदी कौन सी है? आंतरिक प्रवाह का एक अभिन्न जो पार्ट है घग्गर नदी, यानी कि वो श्री गंगानगर में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी जो है वो है घग्गर नदी। दूसरा आपका है हनुमानगढ़ जिले में केवल घग्गर नदी ही प्रवाहित होती है। हनुमानगढ़ जिले की हम बात करते हैं कि वहां पर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? एकमात्र नदी है वो है घग्गर नदी। तीसरा पॉइंट है आपका कि अंतरराष्ट्रीय नदी, ये देख पा रहे हो आप, ये अंतरराष्ट्रीय नदी है। अब आप जानते हो कि अंतरराष्ट्रीय नदी कैसे है? ये देखिए, हिमालय से राजस्थान में प्रवेश की, हिमाचल प्रदेश से होती हुई राजस्थान में प्रवेश की और उसके बाद ये पाकिस्तान में पहुंच जाती है। इसी कारण इसको अंतरराष्ट्रीय नदी कहा जाता है, जो कि रेड क्लिफ को पार करती है। किसको पार करती है? रेड क्लिफ को पार करती है। और राजस्थान की एकमात्र ऐसी और नदी है जो हिमालय से जल लेकर के आती है, वो है घग्गर नदी। ठीक है, और हम बात करते हैं 5 पॉइंट्स की कि आंतरिक प्रवाह की वो सबसे लंबी नदी कौन सी है? घग्गर नदी है। कौन सी नदी है? घग्गर नदी है, जो अपना जल उत्तर दिशा से लेकर के आती है। बहुत सी बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी दिशा से जल लेकर के आती है आंतरिक प्रवाह की? घग्गर नदी वो उत्तर दिशा से जल लेकर के आती है और आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी मानी गई है। ये अनुमानित होती है, वैसे देखा जाए तो घग्गर नदी की कुल लंबाई है, घग्गर नदी की कुल लंबाई की हम बात करते हैं तो वो है 465 किलोमीटर। ठीक है, तो अनुमानित है 465 अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि जब हम हिमाचल प्रदेश से शिवालिक पर्वत की श्रेणियों में आकर के घग्गर नदी का उद्गम कालका पहाड़ी से होता है, तो हरियाणा में एक स्थान है जहां पर एक झील बनी हुई है। क्या बनी हुई है? झील। इस झील का नाम ओटो झील है। क्या नाम है? ओटो झील। यानी कि ये जो ओटो झील है ये हरियाणा में बनी, और हरियाणा में कृषि की जाती है, बहुत ही मात्रा में कृषि की जाती है। वो घग्गर नदी के द्वारा ही उसको सिंचित किया जाता, यानी कि कृषि जो फसल को होती थी उसको उसी से पानी प्रोवाइड किया जाता था। लेकिन ये ओट झील बन जाने के कारण क्या हुआ? ओट झील, ये ओट झील यहां पर बनी। इस ओट झील के बन जाने के कारण किसानों को वहां पर पानी नहीं मिल पाया। इसी कारण हरियाणा के अक्सर किसान इसके विरुद्ध में हो जाते हैं, यानी कि इसका विरोध करते हैं। एक झील और बनी हुई है, जैसा कि हम तलवाड़ा गांव में हमने पढ़ा था, ये प्रवेश करती है घग्गर नदी, वहां पर एक तलवाड़ा नामक की झील भी स्थित है। अब हम बात करते हैं सभ्यता की। घग्गर नदी के किनारे सभ्यता भी बसी हुई है जिसका नाम है बनवाली। क्या नाम है? एक सभ्यता बसी हुई है जिसका नाम है बनवाली। यह घग्गर नदी के किनारे पर एक बसी हुई सभ्यता है जिसका नाम है
बनवाली। जैसे कि आपने सुना होगा राजस्थान का शोक किसे कहा जाता है, घग्गर नदी को राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। और राजस्थान का अभिशाप किसे कहा जाता है, वो भी घग्गर नदी को कहा जाता है। तो हम देखते हैं वो क्यों कहा जाता है। आपने देखा होगा, हमने पढ़ाया भी था कि ये जो घग्गर नदी है इसके पास एक तो हनुमानगढ़ है, यहां पर हम समझते हैं हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और एक है अनूपगढ़। ये राजस्थान के वो 3 हिस्से हैं, हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और अनूपगढ़। ये 3 नगर ऐसे हैं जहां पर घग्गर नदी का जल स्तर बढ़ जाने के कारण बाढ़ आने का 100% चांस हो जाता है। यानी कि यहां पर इन 3 स्थानों पर हनुमानगढ़, सूरतगढ़ और अनूपगढ़ में बाढ़ आ जाती है। इसी के कारण इसको राजस्थान का शोक भी कहा जाता है और राजस्थान का अभिशाप भी कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझने वाली चीज है। हनुमानगढ़, सूरतगढ़, अनूपगढ़ में घग्गर नदी का जल स्तर बढ़ जाने के कारण यहां पर बाढ़ आने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। इसीलिए यहां पर काफी जनधन की नुकसान हो जाता है। इसलिए इसे राजस्थान का शोक भी कहा जाता है और राजस्थान का अभिशाप भी कहा जाता है। तो राजस्थान का शोक और राजस्थान का अभिशाप, चाहे तो आप नोट कर सकते हो। यहां पर बाढ़ आने के कारण, किसके कारण, बाढ़ आने के कारण। घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ बसा हुआ है, ठीक है। ये आपका हनुमानगढ़, ये किसके किनारे बसा हुआ है, घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। यहां पर घग्गर नदी में सभ्यताएं भी साथ में बसी हुई है। हनुमानगढ़ में आपने सुना होगा कालीबंगा सभ्यता, फिर उसके बाद में आप देख लीजिए रंगमहल सभ्यता, ठीक है। हरियाणा में बनवाली सभ्यता कहां पर हुई है, हरियाणा में। तो हनुमानगढ़ जो है वो घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है, वहां पर सभ्यताएं भी पाई गई है। कालीबंगा सभ्यता, रंगमहल सभ्यता और बनवाली जो है वो हरियाणा में पाई गई एक सभ्यता है, ठीक है। तो ये आपके सामने 3 सभ्यताएं हैं। घग्गर नदी को हनुमानगढ़ में स्थानीय भाषा में, किसमें, स्थानीय भाषा में नट या नाली कहते हैं। क्या कहते हैं, नट या नाली कहा जाता है हनुमानगढ़ में घग्गर नदी को। ये आप जैसा देख पा रहे हो, घग्गर नदी का जो आसपास का एरिया है, एक घग्गर नदी के आसपास का जो एरिया है इसे घग्गर बेसिन कहा जाता है और इसे राइस बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहां पर धान यानी कि चावल अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कि अत्यधिक मात्रा में पैदावार होती है चावल की, वो घग्गर बेसिन में होती है, इसीलिए इसको राइस बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर अत्यधिक जो चावल प्राप्त होते हैं वो कौन से चावल प्राप्त होते हैं, बासमती चावल, ये घग्गर बेसिन है आपका, घग्गर बेसिन, ये घग्गर बेसिन है आपका। यहां पर ध्यान रखिए दोनों ओर है और यहां पर सर्वाधिक मात्रा में बासमती चावल की पैदावार की जाती है। घग्गर नदी का सर्वाधिक क्षेत्र गंगानगर में आता है। घग्गर नदी जो है सर्वाधिक स्थान जो है वहां का स्थानीय है वो गंगानगर में आता है, 5102 किलोमीटर। हमने घग्गर नदी की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आंतरिक प्रवाह तंत्र की दूसरी नदी जो काकनी नदी या काकनी नदी के नाम से भी जानी जाती है। काकनी नदी का उद्गम कोटड़ी गांव जो राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। यानी कि काकनी नदी का उद्गम कहां से हुआ, कोटड़ी गांव से। और काकनी नदी कितनी लंबी है, 27 किलोमीटर की काकनी नदी की लंबाई है। प्रवाह क्षेत्र जैसलमेर में ही प्रवाहित होती है और इसका मुहाना कहां पर है, ये भुज झील जैसलमेर में जाकर के ये अपने आप को समाहित कर लेती है। स्थानीय भाषा में काकनी और काकनी नदी को मसूरदी कहा जाता है।
आंतरिक प्रवाह की तीसरी नदी है कातली नदी। कातली नदी की लंबाई है 100 किलोमीटर। ये काकनी नदी से बड़ी नदी है। उद्गम इसका हुआ है सीकर में खंडेला की पहाड़ियों से। उद्गम सीकर खंडेला की पहाड़ियों से। संगम कहां पर हुआ इसका? झुंझुनू जिला चूरू जिले की सीमा के निकट इसका संगम होता है। प्रवाह क्षेत्र सीकर और झुंझुनू में 2 जिलों में कातली नदी प्रवाहित होती है। विशेषता क्या है इसकी? इसकी विशेषता यह है कि इस नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी कहा जाता है। बहुत सी बार कहा गया है कि तोरावाटी कौन सी नदी से संबंध रखता है, तो वह है कातली नदी। यह नदी झुंझुनू जिले को 2 भागों में विभाजित कर देती है, यानी कि ये बिल्कुल मध्य से होकर के गुजरती है झुंझुनू जिले को। और सेकंड जो इसकी विशेषता है वो है ताम्रकालीन गणेश सभ्यता इस नदी के किनारे स्थित है। ताम्रकालीन सभ्यता, गणेश सभ्यता के नाम से भी कहते हैं इसे। और उसी सभ्यता को, उसी गांव को गणेश्वर के नाम से जाना जाता है, जो आपने सुना होगा, नीम का थाना सीकर में स्थित है। आंतरिक प्रवाह की चौथी नदी है साबी नदी। साबी नदी का उद्गम जयपुर से ही हुआ है, सेवर की पहाड़ियों से। प्रवाह क्षेत्र कौन से जिलों में प्रवाहित होती है? साबी नदी अलवर और जयपुर में। जयपुर से उद्गम और अलवर में भी प्रवाहित होती है। संगम पाटोती गांव में गुड़गांव है, वहां हरियाणा में ये अपने आप को विलुप्त हो जाती है। इसकी विशेषता है यह नदी हर बार अपना मार्ग परिवर्तन करती है, यानी कि इसका मार्ग निश्चित नहीं है, ये अपना मार्ग बार बार परिवर्तन करती है, जिसके कारण इस पर कोई भी बांध नहीं बनाया गया है। वो है साबी नदी, एकमात्र ऐसी नदी है जो बार बार अपना मार्ग परिवर्तन करती है। आंतरिक प्रवाह की अंतिम नदी जो कि महत्वपूर्ण है वह है रूपाले नदी। रूपाले नदी का उद्गम उदयनाग की पहाड़ी अलवर सरिस्का से हुआ है। उदयनाग की पहाड़ी आपको ध्यान में रखना है। प्रवाह क्षेत्र 2 जिलों में बहती है, अलवर से प्रारंभ होती है, भरतपुर में भी बहती है और फिर विलुप्त हो जाती है। यानी कि इसका संगम एक झील में होता है जिसका नाम है मोती झील बांध, भरतपुर में है ये। इसका संगम जो है वो मोती झील बांध भरतपुर में भी है। बांध भी पूछा जाता है बहुत सी बार कि मोती झील बांध कहां पर है या मोती झील कहां पर है, तो आपको ध्यान में रखना है भरतपुर में। विशेषता क्या है रूपाली नदी की? रूपाली नदी के बाद आने पर भरतपुर शहर डूब जाता है, यानी कि जब भी वर्षा ऋतु में पानी का जल स्तर काफी बढ़ जाता है और रूपाली नदी प्रवाहित हो जाती है, तो उस समय भरतपुर शहर पूरा जलमग्न हो जाता है या फिर डूब जाता है। अब आती है बात सांबर झील। सांबर झील जयपुर में स्थित है और सांबर झील में गिरने वाली नदियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए खंडेला नदी। खंडेला नदी का उद्गम सीकर से होता है, जो कि खंडेला की पहाड़ियों से ही इसका उद्गम माना गया है। खंडेला नदी सीकर। दूसरी नदी है मेड़ा नदी। मेड़ा नदी का उद्गम सीकर से ही होता है। कहां से होता है लेकिन? हर्ष की पहाड़ी से। हर्ष की पहाड़ी सीकर से मेड़ा नदी का उद्गम होता है। सर्वाधिक नमक की मांग उठाती है मेड़ा नदी। तीसरी नदी है मेंथा नदी। मेंथा नदी का उद्गम मनोहरपुर जयपुर से हुआ है। आपकी चौथी नदी है खारी नदी, जिसका उद्गम अजमेर से हुआ है, जो कि सांबर झील में जाकर के मिल जाती है। लास्ट 5वीं नदी आपकी रूपनगढ़ नदी। रूपनगढ़ नदी का उद्गम नाग फॉरेस्ट की पहाड़ी जो कि अजमेर में स्थित है, वहां से रूपनगढ़ का उद्गम हुआ है और ये भी जयपुर में सांबर झील में जाकर के मिल जाती है। तो देखिए इस झील में आंतरिक प्रवाह प्रणाली का सर्वाधिक विकसित रूप देखने को मिलता है। हम बात करते हैं कि आंतरिक प्रवाह प्रणाली का जयपुर में सर्वाधिक विकसित रूप कहां पर देखने को मिलता है, वो है सांबर झील में। दूसरा पॉइंट है सांबर झील में गिरने वाली जो प्रमुख नाले हैं उनको भी आप नोट कर लीजिए। झपोक का नाला, तुरतई नदी, देवयानी का नाला, तियोत का नाला, ये प्रमुख नाले हैं जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।